ओके तो आज हमने डिस्कशन जो है अपनी स्टार्ट करनी है हार्डवेयर डिवाइसेस पे। तो हार्डवेयर डिवाइसेस हमने क्या कहा था कि दीस आर एक्चुअली फिजिकल डिवाइसेस जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। तो दोज आर नोन एज हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम उनको फील या टच नहीं कर सकते। सिर्फ उनकी एग्जिस्टेंस का उस वक्त पता चलता है कि जब जिस वक्त कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा होगा तो उसका पता चल जाएगा कि अगर ये ऑपरेट कर रहा है तो इट्स मीन कि इसको इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसमें जो है वो हमने देखना है कि जो हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे फिजिकल, दीज आर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आप देखें जो मोस्टली आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर, अगर आप देखे हुए आपने लैब में है या किसी के घर में अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप का मतलब क्या है कि जी आपका टेबल जिस तरह से है, तो टेबल के ऊपर जो है वो आप इस कंप्यूटर को जो है वो रख सकते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। अच्छा, इसमें इसकी ये जो है ये हमने जो डिस्कस करने हैं फ्रॉम नाउ ऑन, ये मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ माइक्रो जो कंप्यूटर हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो कंप्यूटर्स की टाइप्स हमने देखी थी उनको हम डिस्कस अब नहीं करेंगे, क्योंकि यही वो कंप्यूटर है जो मोस्ट कॉमनली हमने यूज़ करने हैं। तो इसलिए जो है वो हमने माइक्रो कंप्यूटर्स और इनके आर्किटेक्चर को डिस्कस करना है। तो मेन फ्रेम या जो मिनी कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनको फिर हमने अब यहाँ से आगे जो है वो डिस्कस नहीं करना। तो इसलिए अंडरस्टूड है कि जो भी हम चीज़ हम देख रहे हैं या जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के हवाले से जो है वो कर रहे हैं कि इसमें किस टाइप की हार्डवेयर डिवाइस यूज़ होती हैं, और उनकी उनका वर्किंग क्या है, और उनकी जो भी उनकी कंस्ट्रक्शन है, उनकी वर्किंग है, उनको उसको जो हम देखेंगे। अच्छा, तो माइक्रो कंप्यूटर्स को फर्दर जो है वो हम दो तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर ली, एक हमने बात कर है एक लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप का मतलब ये है कि ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, और ये इतने लाइट वेट और छोटे हैं साइज में कि इसको हम अपनी लैब में या गोद में जो है वो रख सकते हैं। तो ये बेसिकली पोर्टेबल कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो नोटबुक कंप्यूटर्स हैं। नोटबुक जो है ये, इनको आप कह सकते हैं दीज आर अल्ट्रा पोर्टेबल। अल्ट्रा पोर्टेबल उनको कह सकते हैं कि जो सॉरी लैपटॉप है वो तो वो भी पोर्टेबल है, लेकिन ये फिर उससे भी ज़्यादा लाइट वेट है। इनकी स्पेसिफिकेशन होती है कि इनकी थिकनेस कितनी होगी, वेट कितना होगा, और इसमें इनका साइज़ कितना होगा। तो इसकी सारों की एक स्पेसिफिकेशन के अंदर अंदर बनते हैं। तो सबसे पहले जो नोटबुक कंप्यूटर है इस तरह के, ये एप्पल मैकबुक। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है या आपको पता हो, अम, ये एप्पल मैकबुक जो है ये आप कह सकते हैं कि पहला नोटबुक कंप्यूटर था, और इसी ने फिर ट्रेंड सेट किया था। और फिर उसके बाद फिर डिफरेंट कंपनीज ने जो है वो इसके इस तरह के कंप्यूटर्स जो है बनाना शुरू किए। तो इस वक्त जो है वो डेल का भी मैकबुक इसी तरह से जो नोटबुक कंप्यूटर्स है वो है, और एचपी भी जो है वो भी नोटबुक कंप्यूटर जो है वो बना रही है। दूसरी कंपनी सोनी और इस तरह की जो कंपनीज है वो भी जो है वो असूस जैसे है और लिनोवो है, ये भी मैकबुक कंप्यूटर जो है वो इस तरह नोटबुक कंप्यूटर जो है वो बनाते हैं। लेकिन अभी भी जो लोग मोस्टली लोग हैं जो असल असल नोटबुक कंप्यूटर जो है वो मैकबुक को ही समझते हैं। अच्छा, लेकिन हमने खैर इसको डिस्कस जो है वो नहीं करना, हम करेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर को। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं ये आप कह सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर, ये पहले पहले ऐसे कंप्यूटर्स थे कि जिनको आप घर के अंदर जो है वो रख सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो इनके ये जो है अभी कह सकते हैं कि दीज आर एक्चुअली पर्सनल कंप्यूटर्स। जो पर्सनल कंप्यूटिंग का आगाज था वो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से जो है वो हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप अपने कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके साथ इस तरह से एक बॉक्स होता है। ये हमने उसका साइड कवर जो है वो खोला है।
तो साइड कवर अगर आप खोलेंगे तो ये अंदर से आपको इस तरह से नजर आएगा। तो ये सबसे पहले ही आपको ये एक पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तकरीबन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, टेलीविजन हैं या एलसीडीज हैं, तो इसके अंदर इस तरह से पीसीबी एक लगा होता है। तो ये कंप्यूटर के अंदर जो पीसीबी लगा होता है हम उसको मदरबोर्ड कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के अंदर वो सारे के सारे जो है वो इस मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें जो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ये बेस बनी हुई है, इनको हम कहते हैं बेस कहते हैं। बेसिकली ये होता है कि इसमें इसमें आप डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो लगा सकते हैं। जैसे हम देखें कि ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, यहाँ पे आपको कुछ वायर्स नज़र आ रही होंगी, ये इसकी पावर सप्लाई है। और यहाँ से पावर सप्लाई से जो है वो केबल्स निकलती हैं और इन केबल्स के ज़रिए जो है वो हम हार्ड डिस्क को, और यहाँ पे अगर सीडी या डीवीडी ड्राइव हैं तो उनको पावर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पावर है, ये पावर केबल्स में आ रही है और मदरबोर्ड को भी इसी से सप्लाई मिली हुई है। तो एक्चुअली जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई है वो आपने यहाँ पे बैक साइड पे इसकी जो है वो अटैच करनी है। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम देखें कि एक फ़ैन लगा हुआ है। ये फ़ैन ये ज़रा थोड़ा सा पुराना कंप्यूटर है, तो इसका ये फ़ैन ज़रा छोटा है। मेरा ख्याल है कि शायद हो सकता है कि ये इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हो वो पेंटियम प्रोसेसर थे इंटेल के, तो शायद उनमें से कोई लगा हो, क्योंकि फ़ैन काफ़ी छोटा है। आजकल जो सीपीयूज आ रहे हैं उनमें उनमें जो फ़ैन है वो काफ़ी बड़ा लगता है। तो उससे मेरा आइडिया है कि शायद ये पेंटियम सीरीज का जो है वो कंप्यूटर है। अच्छा, तो यहाँ पे प्रोसेसर लगता है, इसके नीचे प्रोसेसर एक्चुअली। तो होता ही है कि क्योंकि काफ़ी हीट जनरेट करते हैं, इसके अंदर ट्रांजिस्टर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसको कूल करने के लिए जो हम यहाँ पे फ़ैन लगाते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है उसके साथ ही जो है वो फ़ैन की आवाज़ सबसे पहले जो है वो आती है। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पे ये ग्राफिक्स कार्ड है, और यहाँ पे ये भी इसके यहाँ पे रैम के लिए जो है वो पोर्ट्स बनी हुई है, जहाँ पे आप रैम जो है वो लगा सकते हैं। ये 4 पोर्ट्स होती हैं टोटल, तो इसका मतलब है कि 4 जो रैम मॉड्यूल हैं वो आप इसके अंदर जो है वो लगा सकते हैं। तो ये इसका ब्रीफ है कि ये क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे ये फ्लॉपी डिस्क होती थी पुराने कंप्यूटर्स में, ये फ्लॉपी डिस्क एक लगी हुई है, ये उसके बाद फिर ये सीडी ड्राइव पे लगी हुई है, उसके बाद ये हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो इसका इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ये कवर बंद कर दें तो इसको सामने से जो है वो इनको एक्सेस कर सकते हैं। हार्ड डिस्क एक्सेसिबल नहीं होती, हार्ड डिस्क के लिए जो बे है वो लेदर से बनी होती है। बाकी जो फ्लॉपी डिस्क है या जो ये जो सीडी एंड डीवीडी ड्राइव्स हैं उन यहाँ पे फ्रंट से एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। ऑन ऑफ के बटन भी जो है वो यहीं पे होते हैं, ये फ्रंट साइड पे ऑन ऑफ के बटन होते हैं, तो वहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इन सब की डिटेल जो है वो देखते हैं। तो इनमें क्या है कि हम इनपुट जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज और सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम इसे कह देते हैं। तो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। तो हमने सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करना है, फिर आउटपुट को करेंगे, उसके बाद फिर बाकी डिवाइसेस को। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है कि द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। और हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में डाटा होता है, जैसे न्यूमेरिकल डाटा, अल्फाबेटिक है, पिक्चर इमेजेस हैं, वॉइस है। तो अब इसमें क्या है कि एक तो हम दो काम कर सकते हैं इन इनपुट डिवाइसेस के जरिए। तो डेटा इनपुट करेंगे, दूसरी इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब जो है वो ये हो सकता है कि हम चलते हुए कंप्यूटर को प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम उसको सिर्फ कमांड्स देंगे। जैसे अगर हमने कोई प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करना है तो स्टार्ट एग्जीक्यूशन की कमांड देंगे, या फिर हम उसको किसी को टर्मिनेट करना है तो हम उसको प्रोग्राम को टर्मिनेट करने की भी वो कमांड देंगे। तो कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं कि जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि माउस है। और कुछ डिवाइसेस हैं उनके जरिए आप दोनों काम कर सकते हैं, डेटा भी इनपुट कर सकते हैं और माउस भी, जैसे कि कीबोर्ड है। फिर डेटा के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो इनके लिए फिर डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके लिए अल्फ़ा बेट न्यूमेरिकल डाटा के लिए जो है वो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। फिर कैमराज यूज़ करते हैं हम, उसके ज़रिए जो है कैमरा या स्कैनर जो है इसके ज़रिए हम पिक्चर या इमेजेस जो है वो इनपुट कर सकते हैं। और फिर माइक्रोफोन के ज़रिए, माइक्स के ज़रिए जो है वो हम वॉइस इनपुट कर सकते हैं। तो इन सबको हम जो है वो वन बाय वन डिटेल में देखेंगे।
ठीक है जी। तो ये है, जिस तरह से हम देखेंगे कीबोर्ड है, जिससे जो है वो हम अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक डाटा इनपुट करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं, उसके ज़रिए पॉइंटिंग डिवाइसेज माउस है, इसी तरह की जो दूसरी डिवाइसेज हैं उसके ज़रिए आप कमांड इनपुट करते हैं। स्कैनर के ज़रिए इमेजेस इनपुट करते हैं। फिर हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेज होती हैं, ये भी हमने डिस्कस करनी है। उसके ज़रिए भी इमेजेस जो है वो इनपुट करते हैं। डिजिटल कैमरा वो भी इमेजेस के लिए यूज़ होता है। और माइक्रोफोन जो है वो वॉइस डाटा इनपुट के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो कीबोर्ड को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन इनपुट न्यूमेरिकल एंड अल्फ़ाबेटिक डाटा इनपुट कर सकते हैं। आल्सो यूज टू इनपुट कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन। तो इसके ज़रिए आप कमांड्स भी दे सकते हैं, जिस तरह से अभी मैं ये पावर पॉइंट स्लाइड जो है वो चला रहा हूँ। तो इसको भी कि अगली नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट स्लाइड करनी है, तो वो भी मैं कीबोर्ड के ज़रिए वो कमांड जो है वो मैं देता हूँ। तो ये उसका टिपिकल लेआउट होता है। इसकी डिटेल जो है वो हम आगे देखते हैं, लेकिन मैं आपको इस लेआउट के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 107 से लेकर 109 तक जो है वो कीज़ होती हैं। तो इसमें अगर आप सबसे पहले ऊपर देखें तो ये हमारे पास जो है ये F1 F2 लिखा हुआ है, इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज। तो विंडोज़ जो अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँ कि हमने जो बात की थी कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स की बात की थी, पीसी या उसको पर्सनल कंप्यूटर कह देते हैं। इसकी बेसिकली दो इसकी आप कह सकते हैं कि इसके इसकी टाइप्स हैं, आप कुछ करेंगे दो डायरेक्शन इसके कॉन्सेप्ट हैं इसके। एक हम कहते हैं जिसको IBM पीसी, और दूसरा है कि एप्पल मैक पीसीज। तो हिस्ट्री में जिस तरह से हमने देखा था कि IBM ये तकरीबन 1984 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसके बाद ही साथ ही जो है वो उसके करीब करीब जो है वो एप्पल मैक्स पीसी जो है ये भी इंट्रोड्यूस हुए थे। तो हम जो मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो IBM पीसीज यूज़ करते हैं। जो आपको ये मैंने आर्किटेक्चर भी बताया, जो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया वो भी IBM पीसी है। तो हमने जो डिस्कस करना है वो IBM पीसी करना है। ये भी जो लेआउट है ये भी IBM पीसी के साथ ही यूज़ होता है, कीबोर्ड का ये लेआउट जो है। एप्पल के मैक सिस्टम जो है ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो IBM पीसी है इनसे, और इनका जो कीबोर्ड का आर्किटेक्चर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम जो है वो फिर IBM पीसी को ही जो है वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज के ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो यही सिस्टम है। मोस्टली आप जो भी देखेंगे, अगर आप कोई भी डेल का या HP का या लेनोवो का जो भी अगर आप देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो उसमें सारे के सारे जो है IBM पीसी बेस्ड हैं सब जो है। क्योंकि एप्पल सिर्फ जो एप्पल के मैक सिस्टम है वो सिर्फ एप्पल ही बनाती है, उसके अलावा कोई और कंपनी जो है वो ये सिस्टम जो है वो नहीं बनाते। अच्छा, ये इनको हम कीबोर्ड आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हमने देखा कि इसको हम कहते हैं फंक्शन कीज। दीज आर नोन एज दी फंक्शन कीज ने कहते हैं। ये F1 से लेकर F12 तक जो है 12 कीज है। और इनमें इनका फंक्शन ये है कि इनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। अ, इनको जब जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसमें आप इनको प्रोग्राम कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक जो है वो काम करने के लिए। जैसे विंडोज पे जितने भी जो प्रोग्राम हैं सॉफ्टवेयर हैं, उसमें F1 जो है ये हेल्प के लिए यूज होती है। इसके जरिए आप हेल्प अगर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो इन डिफरेंट कीज के डिफरेंट फंक्शन है। अगर आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं और सेम कमांड को आपने रिपीट करना है, जो कमांड आपने दी है पहले लास्ट कमांड है उसको रिपीट करना है, तो उसके लिए फिर आप F4 कमांड जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हर की का कोई ना कोई फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, और वो उसके जरिए जो है उस की को प्रेस करके वो आप कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास न्यूमेरिक कीज है टॉप पे बिल्कुल 1 से लेकर 0 तक। फिर इसी तरह से ये न्यूमेरिक कीपैड भी है साइड पे। और अगर आप देखें तो अक्सर जो कीज है जैसे ये जो की न्यूमेरिक कीज है, इसके ऊपर दो सिंबल्स बने हुए हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये दोनों ही इनपुट कर सकते हैं। तो अगर बाय डिफॉल्ट इसमें वन जो नीचे वाला सिंबल है वो इनपुट होगा, लेकिन अगर आप ऊपर वाला करना है तो फिर आपको साथ ही शिफ्ट की जो है वो प्रेस करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद ये न्यूमेरिक कीज है। ये अगर आप देखें तो इस तरह से नहीं है कि पहली रो जो है वो A B C इस तरह से हो। इस लेआउट को हम कहते हैं क्वर्टी।
ये पहली रो के जो पहले 6 करेक्टर है ना, जो इसके करेक्टर्स हैं, तो उसे उसके बेस पे हमने इसका नाम रखा है QWERTY, QWERTY। और ये लेआउट था जो पुराने टाइपराइटर्स में यूज होता था। तो इसमें इसकी जो लॉजिक है वो क्या है कि ये हमने इस वजह से किया है कि जो मोस्ट आप जब की अपनी जब इसको कीबोर्ड को यूज करते हैं तो उसका लिखने का तरीका ये होता है कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है वो एफ पे आएगी, और जो राइट इंडेक्स फिंगर है वो जे पे आएगी। और अगर आप देखें तो कीबोर्ड में इन दोनों के ऊपर इन दोनों कीज के ऊपर छोटे से इस तरह से ऐसे उभार से बने होते हैं, छोटे से इस तरह से बिल्कुल एक छोटा छोटा उभार बना होगा। वो इसलिए होता है कि आप देखे बगैर भी इसको जो है वो इनको फील कर सकें कि एफ कौन सी है और जे कौन सी, इन दोनों कीज पे होंगे। तो इंडेक्स फिगर आपने इस पे रखनी है अपनी, और उसके बाद जो बाकी फिंगर्स हैं वो इन इन पे एक डी पे होगी, एक एस पे होगी और एक ए पे होगी, और आपके थम्स जो हैं वो ये स्पेस बार पे होंगे। तो आप इस तरह से करते हैं, फिर आपकी रेंज होती है कि किस फिंगर के साथ किस की को प्रेस कर उसको जो है वो यूज करना है। जैसे जो इंडेक्स फिंगर है, राइट इंडेक्स फिंगर है, वो आपकी जे पे होगी, लेकिन ये जो सारी कीज हैं ये वाली, ये जिसके ऊपर मैंने ये इनको इंसर्कल किया है, इन सब कीज को जो है वो अपने राइट इंडेक्स फिंगर से यूज करेंगे। इसी तरह से जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है उसके साथ आप जो है ना ये सब कीज जो है वो यूज करें, ये उसकी रेंज में होती है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी की किस तरह से है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि बाकी काफी स्पीड से कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद उनको आइडिया हो जाता है कि उन्होंने कौन सी की जो है वो किस किस जगह पे जो है वो मौजूद है, तो फिर वो देखे बगैर भी टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो यहाँ पे देखें कि ये अच्छा अल्फ़ाबेटिक कीज होगी। तो ये आप कह लें कि ये हमारे पास में ये तीन चीजें, शिफ्ट आल्ट, शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट, ये तीन, एक ये वाली शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट, इसके दो दो सेट्स होते हैं आमतौर पे कीबोर्ड में, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, ताकि अब राइट और लेफ्ट हैंड दोनों से आप इसको जो यूज कर सकें। तो इनको हम कहते हैं टॉगल कीज कहते हैं, इनको हम टॉगल कीज कहते हैं। टॉगल कीज का मतलब ये होता है कि ये कीज अकेले यूज नहीं होती, अगर आप इसको प्रेस भी करेंगे उससे कुछ नहीं होगा, तो इनको कम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है। आप इनको एज अ कम्बिनेशन ऑफ कीज जो यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी की एक न्यूमेरिक ये अल्फाबेटिक की प्रेस करेंगे तो लोअर केस में इनपुट होगा। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर वो हफ्सा अपने पर्सनल मेल से ज्वाइन कर रही है, तो आप काइंडली उसे लेट इन कर दें। तो उसमें ये होगा, नहीं आई, उसको को दोबारा रिक्वेस्ट करें। तो इससे ये टॉगल कीज जो है अगर आपने अपर केस में करना है तो फिर आपने क्या करना है कि शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर आप इसको जो है वो इसको इस ए कैपिटल ए या अपर केस में ए को जो है वो आप फिर कर सकते हैं उसे। तो इसी तरह से कुछ कमांड्स हैं वो आप इनके साथ दे सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो सेव की कमांड होती है, ये कंट्रोल की प्लस एस की तो ये सेव की कमांड होती है, दिस इज सेव कमांड। इस तरह से डिफरेंट कमांड है उनके साथ आप जो है वो जो है वो आप वो जो है वो दे सकते हैं। तो ये टॉगल कीज होगी। इस तरह से स्पेस की है, ये इंटर की है, दिस इज इंटर, यहाँ पे ये इंटर कर सकते हैं। इसके बाद कमांड आपने जब देनी है तो आप एंटर करें। इस तरह से ये टैब्स है, टैब्स आमतौर पे जो है वो 8 स्पेसिस के इक्वल होते हैं, दिस इज इक्वल टू 8 स्पेसिस। कैप्स लॉक है, अगर आप चाहते हैं कि सारा ही जो है वो अपर केस में इनपुट हो तो फिर आप क्या करें कि फिर ये कैप्स लॉक जो है वो इनपुट कर सकते हैं। ये एरो कीज है, यहाँ पे अगर आप देखें दीज आर एरो कीज, कर्सर को अप डाउन राइट लेफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। फिर यहाँ पे होम की और एंड की, अगर कर्सर अगर लाइन के शुरू में है एंड पे लेके जाना है तो एंड की प्रेस कर दें, अगर एंड में तो स्टार्ट में लेके जाना है तो होम की प्रेस कर दें। फिर ये पेज अप और पेज डाउन, अगर डॉक्यूमेंट है उसको पेज अप पेज डाउन करना है। इस तरह से इंसर्ट और डिलीट की है, ये बैक स्पेस इसको कहते हैं। ये डिफरेंट होती है, ये यहाँ पे ज़रा छोटी है लेकिन बड़ी भी थोड़ी बड़ी की भी हो सकती है ये। तो ये बैक स्पेस की है। डिलीट में इस तरह से होता है कि जहाँ पे कर्सर हो तो उससे राइट पे जो होगा उसको डिलीट करेगा, लेकिन अगर आपने लेफ्ट पे अगर कुछ डिलीट करना है तो फिर आप ये बैक स्पेस जो यूज़ करते हैं। इस तरह से प्रिंट स्क्रीन है, स्क्रॉल लॉक है,
पॉज ब्रेक है, प्रिंट स्क्रीन के इसके जरिए जो भी आप आपके जो स्क्रीन है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ये जिस तरह से आपको बताया था कि ये न्यूमेरिक कीपैड है, जो फुल कीबोर्ड है उसके अंदर ये जो है न्यूमेरिक कीपैड भी जो है वो होता है राइट साइड पे, ये न्यूमेरिक कीज है, इसके अलावा ये न्यूमेरिक कीपैड भी होता है। तो यहाँ पे स्पेशल करेक्टर्स हैं, ये आप देख रहे होंगे कि बाज जगहों पे, तो जो भी ऊपर है जो जो नीचे सिंबल है उसको तो आप वैसे प्रेस की को प्रेस करके आप इनपुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऊपर वाले को करना है तो फिर आपको साथ शिफ्ट की जो है वो प्रेस करनी पड़ेगी, तो उसके जरिए जो है वो आप इनको इनपुट करेंगे। तो ये सब स्पेशल करेक्टर्स और इसके अलावा जो है ये नंबर ये सारे इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो कीबोर्ड का आपको फंक्शन इसका ये होता है कि जब भी आपको की प्रेस करते हैं तो वो करेक्टर एक्चुअली इनपुट नहीं होता, उसका जो एस की कोड है वो इनपुट होता है। ये एस की कोड के बारे में भी हमने जो है पहले एक लेक्चर में बात की थी कि एक न्यूमेरिक कोड होता है, लेकिन हम उसको जो है वो बाइनरी में, जैसे ए है कैपिटल ए, इसका जो है 65 इसका न्यूमेरिक कोड है, लेकिन हम इसको ये करते हैं कि हम इसको बाइनरी में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो है वो जो उसका एससी कोड है जो बाइनरी कोड होता है वो कंप्यूटर में एक्चुअली ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब इसकी ये हमने तकरीबन सारे जो हैं वो देख ली। तो इसको हम देखते हैं कि बटन्स हैं उनको कीज कहते हैं। ईच कीज लेबल्ड बाय एन अल्फाबेट नंबर और सिंबल। टाइप्स ऑफ कीज जो अल्फाबेटिक कीज हैं ए से जी तक होती हैं। न्यूमेरिक कीज हैं, एक टॉप रो है, उसके अलावा जो है वो राइट पे न्यूमेरिक कीपैड भी होता है। फिर फंक्शन कीज है, 12 फंक्शन कीज के बारे में आपको बताया। तो इनके डिफरेंट फंक्शन डिफाइंड होते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर। टॉगल कीज हैं, 3 टॉगल कीज हैं, कंट्रोल आर्ट और शिफ्ट, और इनके जरिए आप कमांड्स रहते हैं, जैसे कंट्रोल है सेव की है, और शिफ्ट ए जो है वो अपर केस में ए को इनके लिए, इस तरह से कंट्रोल कंट्रोल प्लस जो ए है ये सिलेक्ट आल होती है। दिस इज फॉर सिलेक्ट आल जो है इसके लिए जो है वो यूज होती है। बेटा ये प्लीज अपना माइक बंद कर दें, किसका माइक जो है अच्छा, तो इसको इस लेआउट को हम QWERTY कहते हैं, और ये तकरीबन 102 से लेकर 107 तक जो है वो टिपिकली ये कीज होती है। ये फुल कीबोर्ड है, नॉर्मली जो लैपटॉप्स हैं उसमें फुल कीबोर्ड नहीं होता, तो उसमें जो नंबर ऑफ कीज है वो कम होती हैं। अच्छा, इसमें जो एक जो आजकल जो एक एक आप कह लेंगे एक अपकमिंग सेंसेशन है वो ये है कि फिजिकल कीबोर्ड की बजाय प्रोजेक्टेड कीबोर्ड से वो होंगे। तो ये प्रोजेक्शन कीबोर्ड बेसिकली एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है दैट कैन बी प्रोजेक्टेड एंड टच्ड on the surface. The keyboard watches finger movement and translate them into keystrokes in the device. तो वर्क कैसे करता है, क्या लेजर और बीमर प्रोजेक्ट्स visible virtual keyboard onto the surface. A sensor or camera in the projector picks up the finger movement. Detected coordinates determine actions or characters to be generated. ये देखिए कि प्रोजेक्टेड कीबोर्ड की एग्जांपल है, ये अवेलेबल है पाकिस्तान में भी, ये मिल जाएंगे, या दराज वगैरह पे अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इनका फायदा ये है कि ये छोटा सा साइज में होता है, इसके साथ बैटरी भी होती है। तो एक फ्लैट सरफेस सिर्फ आपको चाहिए तो वहां पे आप इसको इस तरह से कीबोर्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये वर्चुअल कीबोर्ड है, जिस तरह से एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर करता है काम करता है, तकरीबन उसी तरीके से काम करता है। तो अब आपने ये करना है कि आप अपनी फिंगर कहीं पे भी आप मूव करेंगे तो इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर आपकी फिंगर मूवमेंट को पिक करेगा कि आपने किस जगह पे जो है वो टच किया है। तो उसको फिर अकॉर्डिंगली वो उसको जिस तरह से आप की प्रेस करते हैं तो उस तरह से उसको की स्ट्रोक में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको लैपटॉप के साथ या आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरी करने में आसान है, पॉकेट के अंदर भी इजीली जो है वो आ जाता है। अब कुछ मोबाइल फ़ोन के मॉडल्स भी आ रहे हैं, ये इस तरह के जो टेक ब्लॉग्स वगैरह हैं उसमें होते हैं कि उसके अंदर जो है अ, ये जो इस तरह के जो वर्चुअल कीबोर्ड्स हैं वो बिल्ट इन भी कुछ के अंदर जो है वो बिल्ट इन भी होते हैं कि वो आप उनको उनके ज़रिए जो है वो प्रोजेक्ट ये कीबोर्ड है यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये अब इसका ये है कि फ्यूचर में लेट्स से कि टैबलेट्स जैसे आजकल बड़े कॉमन हो गए हैं, तो टैबलेट्स के साथ भी जिनको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे अगर आप देखें तो उसमें चूंकि कीबोर्ड नहीं होता, लैपटॉप में तो कीबोर्ड होता है तो उसको ज़रा यूज़ करना आसान होता है, लेकिन टैबलेट में आपको सारा काम पे टच के जरिए जो है वो करना पड़ता है, तो वो आपका काम काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस करना है। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं कि दीज आर डिवाइसेस
that are used to control movement of the pointer on the screen. तो पॉइंटर क्या होता है कि ये अगर आप देखें तो ये स्क्रीन पे आपको छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा। तो ये इस वक्त क्या है कि दिस इज लाइक ये मेरा स्टाइलस है, ये वो है एक्चुअली। तो ये भी एक पॉइंटर है। इसके अलावा आपको इस तरह से जो इस शेप में जो आपको एरो सा नजर आता है, सो दिस इज एक्चुअली पॉइंटर। तो जितनी भी जो कंप्यूटर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके साथ ग्राफिक्स इंटरफेस होता है, तो उनमें ये पॉइंटर जो है वो यूज होता है। तो इसका पर्पस ये होता है कि ये कमांड्स देने के लिए इसको जो है वो हम इसको जो है वो यूज करते हैं। Pointing device is used to give commands and input data in CAD applications. Typically use pointing devices, हमारे पास माउस है, ट्रैक बॉल है, और इसके अलावा टच पैड है और टच स्क्रीन है। इन सबको जो है हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माउस को डिस्कस करते हैं कि दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसका नाम माउस क्यों पड़ा था कि इनफैक्ट ये जो है ये माउस इसको इस वजह से इसको जो है वो कहना शुरू हो गया कि इसकी जो शेप थी जब इसको डिज़ाइन किया गया था, तो उस वक्त जो है वो क्या हुआ कि वो ऐसे लगा कि जैसे ये जो होते हैं, मतलब इसकी शेप माउस की तरह लगी, जैसे एक माउस पड़ा हुआ है। तो वहीं से इसका नाम जो है वो पड़ गया। माउस जो है उसको इसका नाम जो है वो पड़ गया। तो उसकी उसकी जो है वो उसकी रीज़न ये है कि इसका इसकी शेप इस तरह से जो है वो बनाते हैं ताकि इसको जो है वो इसको यूज़ करने में जो है इसको आसानी रहे। तो उस पर्पस की वजह से जो है वो इसकी शेप इस तरह से बनाई थी ताकि ये आपके हाथ के नीचे जो है वो इजीली जो है वो फिट हो जाए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आप बिल्कुल अपनी हथेली को फ्लैट नहीं रख सकते। तो थोड़ा सा इसको कर्व दिया गया इस तरह से ताकि आप अपनी फिंगर जो आपका जो हाथ है वो इजीली उसके ऊपर जो है वो फिट हो जाए। तो इस वजह से इसको जो है वो देखने में माउस लगा, फिर इसके आगे एक केबल होती है, तो उससे लगा जैसे इसकी दुम है, तो वहीं से इसका नाम जो है वो माउस जो है वो पड़ गया। तो इस फंक्शन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस by determining two dimensional motion relative to supporting surface. Physically, a mouse consists of small case held under one of the user's hand with one or more buttons. Normally, a mouse has two buttons known as the right and left button. Some mouse also have wheel between left and right button known as scroll wheels used to scroll multi-page documents. तो अगर इसका देखें तो ये हमारे पास वैसे ये ऑब्सलीट हो चुके हुए हैं, लेकिन सिर्फ ये कह लें कि सिर्फ आपको जो है ना वो एक दिखाने के लिए कि ये भी चीज़ होती थी, तो उसके लिए मैंने ये अपनी स्लाइड में रखे हुए हैं। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल माउस कहते हैं। ये अगर आप इसको देखें तो इसका एक ऊपर से इसका एलिमिनेट करके तो ये अंदर अंदर दिखाया कि इसके इंटरनल क्या है। इसके अंदर एक बॉल होता था, इसके अलावा दो रोलर्स होते थे फॉर राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट। ये बॉल जो है ये एक कैविटी के अंदर होता था, इस तरह से एक फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर ये माउस पड़ा हुआ है। तो ये बॉल जो है ये स्टील बॉल होता था और इसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई होती थी। तो ये जो स्टील बॉल है ये इसको इस सरफेस को टच कर रहा होता था। तो अब इस जैसे ही आप इसको माउस को मूव करते थे उसके से ये बॉल जो है ये मूव करता था, और उससे ये जो रोलर्स हैं ये मूव करते थे। और ये फिर जो इसकी मूवमेंट है आप ये देख लेंगे दिस इज फॉर राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट। अगर राइट और ये अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए इसको जो है वो यूज करते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट के इसके लिए और अप एंड डाउन के लिए इसको जो है इस रोलर को यूज करते हैं। तो इसके साथ ही देखिए ये सेंसर लगे हुए हैं। ये सेंसर करते हैं कि मूवमेंट को देख लेते हैं किस तरफ मूवमेंट जो है वो हुई है, और उसको अकॉर्डिंगली जो है फिर सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेंड कर देते हैं। तो इसमें दो बटन है, ये इसका जो है वो राइट क्लिक है, ये इसका लेफ्ट क्लिक है, उसके दरम्यान में स्क्रॉल। तो स्क्रॉल व्हील का जो है वो ये पर्पज है कि इसी जरिए आप मल्टीपेज डॉक्यूमेंट्स को अप एंड डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो मैकेनिकल माउस है ये आप कह सकते हैं कि पुरानी एक टेक्नोलॉजी थी, अब ये ऑब्सलीट हो चुकी हुई है, अब आपको कहीं पे भी ये नजर नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों ने जब कंप्यूटर नए नए यूज करना शुरू किए थे तो उस वक्त यही मैकेनिकल माउस ही होते थे। तो इनका एक डिसएडवांटेज ये था कि डस्ट वगैरह अगर यहाँ पे सरफेस पे डस्ट है तो वो इस रबड़ चूंकि इसके बॉल के ऊपर होती है तो वो इसके साथ अटैच हो जाती थी डस्ट, और फिर उससे इसकी फंक्शनिंग में जो मसला होता था। इसके अलावा ये होता था कि अक्सर ऐसे होता था कि ये जो बॉल है ये केविटी इसकी इजीली ओपन हो जाती थी। इसके नीचे लिड होता था, बस उसके जरिए इसको आप ओपन कर सकते थे, और फिर ये बॉल जो है वो गुम भी हो सकता है। अगर बॉल गुम हो गया तो आपका माउस जो है वो बेकार है।
तो इसके ये दो इसके जो है इसके डिसएडवांटेज थे कि एक तो डस्ट से इसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती थी, दूसरा ये था कि जो बॉल है वो इसका जो है वो गुम हो सकता था। और अक्सर ऐसे होता था कि लोग जो है वो शरारतन इस तरह से करते थे कि बॉल निकाल लिया ताकि माउस जो है वो बेकार हो जाए। उसका हल ये है कि जो ऑप्टिकल माउस है वो इंट्रोड्यूस किए गए। ऑप्टिकल माउस क्या करते हैं कि ये एक लाइट सोर्स और सेंसर को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बॉल रोलर मैकेनिज्म उसकी बजाय। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक लाइट सोर्स होता है, जैसे ये देखें ये एलईडी लगी हुई है, इसके जरिए लाइट जो है वो सरफेस पे फेंकी जाती है और वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, और इसके ऊपर जो है वो एक कैमरा या सेंसर जो है वो लगा होता है। बाकी इसी में इस तरह से होता है कि इसमें राइट बटन है, लेफ्ट बटन है और स्क्रॉल व्हील है। सिर्फ ये है कि इसके अंदर माउस नहीं है और ये उसकी निस्बत थोड़ा सा जो है वो लाइट वेट होता है। अब ये किस तरह से काम करता है कि जब आप मूव करते हैं तो ये जब बॉल को मूव करेंगे किसी सरफेस के ऊपर, तो अगर आप राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो वहीं से पता चलेगा कि बॉल जो है वो राइट को मूव किया या लेफ्ट को मूव किया। लेकिन इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ऐसा सरफेस यूज करना है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस इस कैमरा के ऊपर या सेंसर के ऊपर जो है वो पड़े। अगर किसी वजह से जो है वो इसके ऊपर नहीं पड़ती तो फिर जो है फिर ये मसला हो सकता है कि फिर ये माउस जो है प्रॉपरली काम जो है वो नहीं करेगा। तो अब इसमें चूंकि बॉल नहीं है तो ना इसमें डस्ट का इशू है और ना ही इसमें जो है वो ये है कि बॉल जो है वो गुम हो जाएगा। तो मॉडर्न जितने भी आप देखें तो सिर्फ ये ऑप्टिकल माउस है वही इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। और अब ये बहुत कॉमन है। अब तो जो सिर्फ ये आपको सिर्फ स्लाइड में पता चलेगा कि मैकेनिकल माउस होते थे, अदरवाइज जो है वो आप जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो सारे के सारे ये ऑप्टिकल माउस ही है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो इनोवेशन ये आई है कि जिसको आप कह सकते हैं कि वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। उसका ये होता है कि नॉर्मली कीबोर्ड को जो है या माउस को जो है हम वायर के जरिए कनेक्ट करते हैं, लेकिन उससे जो है वो बड़ा मेसी हो जाता है। अगर आपने उसको रखा हुआ है टेबल पर रखा हुआ है, जब टेबल पर जगह ज्यादा नहीं है तो काफी मेसी हो जाता है। तो दूसरा ये लिमिट होता है कि आप जितनी कीबोर्ड उसकी वायर की लेंथ है उससे ज्यादा फिर आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो उसका फिर हल है कि आप वायरलेस कीबोर्ड या माउस से वो यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये सेट मिलता है वायरलेस कीबोर्ड और माउस का, लेकिन आप जो वायरलेस माउस है वो लेदर से भी जो है वो ले सकते हैं। तो इनके लिए वायर की जरूरत नहीं होती। वायर इनको कनेक्ट करने के लिए वायर की जरूरत होती है। दो टेक्नोलॉजीज इसमें यूज होती हैं। एक आपका जो है वो इंफ्रारेड जो है वो माउस है वो यूज होता है। लेकिन ये जो इंफ्रारेड का मसला ये है कि ये पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी है। इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर में कोई इंटरप्शन आ जाएगी या कोई और मसला आ जाएगा तो ये जो है ये फिर ये प्रॉपरली काम जो है नहीं करेंगे। और नॉर्मली इनके कहा जाता है कि इनकी रेंज जो है वो 10 to 15 फीट होती है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें ये होता है कि तकरीबन 3 से 4 फुट तक जो है ये सही काम करते हैं। उसके बाद फिर ये प्रॉपरली काम जो है वो नहीं करते। तो इसे जो बेटर टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ ये है कि ये आप कह सकते हैं कि ये ओमनी डायरेक्शनल होती है। इसके जो सिग्नल है वो सर्कल में ट्रेवल करते हैं, और अगर उस सर्कल के अंदर कोई भी सेंडर या रिसीवर हो तो उन सिग्नल्स को जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि पेयरिंग कर सकते हैं। इसमें पेयरिंग होती है डिवाइसेस की, तो पेयरिंग के जरिए जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट कॉमनली इसमें जो ये यूज होता है कि कीबोर्ड माउस इस तरह से करते हैं कि वो एक डोंगल आपको दे देंगे। वो बेसिकली छोटी सी एक डिवाइस होगी, उसको आप कीबोर्ड के जो यूएसबी पोर्ट है उसके साथ अटैच कर सकते हैं। और वो जो ये डोंगल जो है इस तरह से करती है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज के सिग्नल जो है इस स्पेक्ट्रम पे ये काम करती है। और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के जो सिग्नल है ये इस पे काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक पेयरिंग होती है, यानी कि एक सेट ऑफ जो माउस कीबोर्ड होता है वो एक डोंगल पे काम करता है, और इसकी ऑथेंटिकेशन भी ऑटोमेटिकली हो सकती है। उस डोंगल पे फिर आप किसी और कीबोर्ड या माउस को अटैच नहीं कर सकते, चाहे उसी कंपनी का हो। तो इसका फायदा ये है कि जो आपको ये मसला नहीं होगा। ये ब्लूटूथ के साथ पेयर करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। तो आप ये डोंगल यूज करें, उसको आप सिंपली अपने यूएसबी बोर्ड में लगाएं, और जो आपका कीबोर्ड या माउस है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है वो
अटैच हो जाएगा। तो मोस्टली जो है ये जो कीबोर्ड माउस है वो इस डोंगल के साथ जो है वो आते हैं। इसकी जो ब्लूटूथ की रेंज है वो तकरीबन 30 से 40 फुट होती है, यानी कि कमरे के अंदर आप इसको जो है वो इजीली आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ट्रैक बॉल जो है ये बेसिकली क्या है कि इट्स अ सिमिलर डिवाइस लाइक अ माउस, लेकिन इसमें सिर्फ ये होता है कि इसमें जो बॉल है वो नीचे की बजाय ऊपर जो है वो होता है, तो इनसाइड की बजाय आउटसाइड होता है। तो इसका इसका जो मकसद ये था कि ये जो है ये अर्ली जो पोर्टेबल कंप्यूटर थे उसमें यूज हुए थे। तो माउस को ऑपरेट करने के लिए आपको थोड़ी सी जगह की जरूरत होती है, थोड़ी सी फ्लैट सरफेस होनी चाहिए जिसपे आप माउस को जो ऑपरेट कर सकें। तो फर्ज करें कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किसी रेलवे स्टेशन पे, या अगर आप किसी एयरपोर्ट पे हैं और वहाँ पे आपके पास इतनी जगह नहीं है, तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो उसका हल फिर ये निकाला गया कि जो बॉल था उसको निकाल के ऊपर लगा दिया गया। तो उसमें जो है वो क्या होता है कि एक सॉकेट उसके ऊपर लगी होती है, उसके अंदर बॉल होता है, और उस बॉल को जो है वो अपनी फिंगर की मदद से, थंब या फिंगर की मदद से आप उसको जो है मूव कर सकते हैं। तो इसमें इसका फायदा ये है कि इसको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उतनी स्पेस की जरूरत होती है जितना इसका अपना साइज होता है। तो ये देखें ये एक है बिल्कुल देखने में ये बिल्कुल माउस लगेगा। इसमें उसी तरह से ये राइट और लेफ्ट क्लिक है और स्क्रॉल व्हील है, लेकिन देखेंगे इसके साथ ही एक बॉल है। इस बॉल को वो अपने थंब से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये एक और है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इसको आप अपनी फिंगर से जो तीन जो हाथ की यानी कि जो फिंगर्स हैं, फिंगर के जरिए आप इसको जो है इसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसको मूव करने की जरूरत नहीं, जितना इसका साइज है इसी साइज में जो है ये जो है ये ऑपरेट हो सकता है। तो और इसमें मजीद जो है ना आपको स्पेस की जरूरत जो है वो नहीं होती। लेकिन इसका भी वही मसला है क्योंकि इसमें बॉल है, तो एक तो ये है कि डस्ट से इफेक्ट हो सकता है। दूसरा ये कि अगर आपने ज्यादा इसके साथ कुछ जोर आजमाई की तो ये बॉल जो है ना ये बाहर भी आ सकता है, यहाँ से बाहर, फिर जाहिर सी बात है कि फिर इसकी फंक्शनिंग में जो है वो मसला होगा। उसका हल ये निकाला गया था कि टच पैड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो अक्सर आप लैपटॉप देखें तो लैपटॉप में अगर आप देखें तो उसके नीचे इस तरह से जो है एक स्क्वायर शेप में इस तरह से ये लगा होता है, ये टच पैड होता है। ये हर लैपटॉप में जो है वो अब आता है, डिफरेंट साइजेस में हो सकता है। तो लेकिन ये है कि इसका काम जो है वो ये है कि इसको अपनी फिंगर के जरिए, टच इसलिए कहते हैं कि फिंगर के जरिए आप इसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें भी आमतौर पे जो बटन होते हैं, एक ये जिस तरह से ये राइट क्लिक है और लेफ्ट क्लिक है, ये दो बटन हैं। तो इसको आप अपनी फिंगर से ऑपरेट करेंगे। तो होता इस तरह से है कि इसमें जो है वो कैपेसिटर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर जो है वो इस तरह हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो है वो लगे होंगे यूं इस तरह से। और आप अपनी जब फिंगर मूव करेंगे तो आपकी फिंगर पे थोड़ा सा चार्ज होता है, तो फिंगर के मूव करने से इन कैपेसिटर में चार्ज जो है उसमें कमी बेशी होती है, उसको आप नोट कर लेते हैं और वो वही आपके जो है फिंगर मूवमेंट के तौर पे उसको रजिस्टर जो है वो किया जाता है। तो अब ये है कि जितने भी मॉडर्न पोर्टेबल कंप्यूटर्स है उन सब में जो है वो कीबोर्ड माउस की जगह पे जो है वो ये कैपेसिटर जो है ये इस्तेमाल हो, सॉरी ये जो टच पैड है ये यूज होते हैं। ठीक है। तो काम किस तरह से करते हैं, टच पैड्स ऑपरेट बाय सेंसिंग द कैपेसिटेंस ऑफ फिंगर or the capacitance between sensor. Capacitive sensors are laid out along the horizontal and vertical axis of the touchpad. The location of the finger is determined from the pattern of capacitance from this sensor. This is why they will not sense the tip of pencil or the similar implants. तो अगर आप पेंसिल या कोई और इस तरह के जिसमें कि जिसके ऊपर चार्ज नहीं है उनको यूज करेंगे तो वो फिर इसके ऊपर काम जो है टच पैड के ऊपर काम नहीं करेंगे, सिर्फ फिंगर ही, या फिंगर अगर आपकी ऑयली है उस पर कोई वैसलीन या ऑयल लगा हुआ है तो उस पर भी ये प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल की वजह से क्या होता है कि जो चार्ज है वो आपके स्किन पे जो वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो मॉडर्न आप कह लें कि मोस्ट मॉडर्न डिवाइसेस हैं, दीज आर टच स्क्रीन। इनको टच स्क्रीन या टच स्क्रीन पैनल्स कहते हैं। मोस्टली जो हमारे पास जो अल्ट्रा पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि आप इसे कह लें कि उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस सिस्टम है, या जो टैबलेट्स टैबलेट्स जो है ये ये सारे इस तरह से हैं कि इसमें
जो लैपटॉप्स होते हैं उनकी जगह जो उनकी तरह कीबोर्ड उस पर नहीं होते, बल्कि एक्चुअली क्या होता है कि जो उनकी जो स्क्रीन है वही एज काम कर रही होती है इनपुट के लिए भी, कि उसके जरिए आप इनपुट भी कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि जो टिपिकल एक जो स्क्रीन होती है, जो एलसीडी है, हम एलसीडी एलईडी है, तो हम उसको जो क्या करते हैं कि टच स्क्रीन हम उसको बनाते हैं। तो उसको हम कह देते हैं उसको हम कह देते हैं स्क्रीन या टच पैनल, या टच स्क्रीन पैनल उसको जो है वो कह देते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि वही जो स्क्रीन है वो आपकी आउटपुट वाइज, और उसी के जरिए आप इनपुट जो है वो कर सकते हैं। सिंपल आपने अपनी फिंगर यूज करनी है और आप इसके जरिए जो है इसको जो है वो टच कर सकते हैं। तो इसकी दो तीन टेक्नोलॉजीज हैं, उनको हम बार बार उनको जो हम देखते हैं। पहली जो है वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन जो है वो टेक्नोलॉजी इसको हम कहते हैं। रेजिस्टिव टच स्क्रीन में क्या होता है कि दो हमारे पास पैनल्स होते हैं, और उनको जो है वो हमें रेजिस्टिव टच स्क्रीन पैनल इज कोटेड विद थिन मेटल metallic electrically conductive and resistive layer that causes a change in the electrical current when which is this as a touch event and sent to the controller for processing. ये दो layers होती हैं, these two layers are held apart by spacers, और scratch resistant layer is placed on the top of the whole setup. तो इसकी मैं अगर आपको इसकी मैं एग्जांपल दूँ, ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर आप इसमें देखें इसमें दो लेयर्स होती थी, और एक लेयर पे जो है वो आप भी कह लें कि हॉरिजेंटल उसके अंदर जो है वो होते थे, उसको एक्स वोल्टेज कह देते थे, फिर हमारे पास वाई वोल्टेज होता था। यानी इस तरह से हमारा पर्पस ये है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल वायर्स हो। अब आप क्या करते हैं कि जिस जगह पे टच करते हैं ना, तो वो दोनों दोनों जो है वो ये जो दोनों लेयर्स है इनका आपस में कांटेक्ट हो जाता है। तो कांटेक्ट होता है तो वहां पे हम उसको पता चल जाता है हमें कि यहाँ पे जो है फिंगर ने टच किए, तो उसको हम एज अ टच इवेंट जो है उनको हम रजिस्टर जो है वो कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जरा पुरानी है, और जो पुराने जो अर्ली आप कह लेंगे अर्ली जो टच स्क्रीन थी वो इस टेक्नोलॉजी पे बनती थी। लेकिन इसका इसका जो नुकसान है वो ये है कि जैसे जैसे आप उसको यूज करेंगे तो इसके दरम्यान स्पेसर्स होते हैं, ये जो आपको ये गोल सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली स्पेसर्स हैं, और इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो दो लेयर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ क्या होता है कि ये इस तरह से नहीं होता, और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो फिर इफेक्ट होती है, क्योंकि वो लोग जो है वो फिर क्या करते हैं कि इसको प्रेस करते हैं। अक्सर अभी भी आप लोगों को अगर आप उनको नोट करें काम करते हुए, तो वो ये करते हैं कि वो जब किसी टच स्क्रीन को यूज करते हैं तो उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो शायद इस वजह से है कि ये पहले इस तरह से होता था कि हमें प्रेस करना पड़ता था थोड़ा सा, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता था, हल्का सा उस पर प्रेशर जो है वो लगाना पड़ता था। तो लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इनएक्सपेंसिव है, लेकिन अब ये ज्यादा यूज जो है वो नहीं होती। अब हम जो है वो एक हमारे पास अब ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है। कैपेसिटिव में क्या होता है कि इसमें कैपेसिटर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो हम क्या करते हैं ये आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो है, जिस तरह से हमने बात की थी अभी टच पैड की, कि उसमें एक सरफेस है उसके ऊपर कैपेसिटर्स जो है वो हमने लगाए हुए हैं। तो जो ह्यूमन स्किन है उसके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज जो है वो उसके ऊपर होता है। तो अब आप क्या करते हैं कि आप कहीं पे भी अगर आप टच करते हैं तो उससे क्या होता है कि उस प्लेस पे चार्ज में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये आप देखेंगे उन्होंने दिखाया है कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है काज बाय टच। तो आप देखें कि वो उसमें चार्ज में जिस जगह पे चेंज हुई है वहां पे स्पाइक सी एक आ गई है। ये अगर आप इसको देख सकते हैं, ये थ्री डायमेंशनल ग्राफ है, तो उसमें देखें कि एकदम से यहाँ पे चार्ज में स्पाइक आई है, बाकी जगह पे उसी तरह से, सिर्फ इस जगह पे जो है वो थोड़ा सा वो इंक्रीमेंट हुआ है चार्ज में। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको रजिस्टर करते हैं, दिस इज एट अचीवमेंट। हम नोट कर लेते हैं कि इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम क्या करते हैं, जैसे अब यहाँ पे देखें कि हमने देख लिया कि उस कैपेसिटर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या थे, जहाँ पे ही स्पाइक जो है वो आई है, और उसको एज टच इवेंट, ये उसका टच कंट्रोलर होता है। ये बेसिकली कहने के एक प्रोसेसर है जो कि ये देख रहा होता है कि किस जगह पे स्क्रीन पे जो है वो आपने टच किया है। तो इसका ये टेक्नोलॉजी ज़रा बेटर है, और ये एप्पल आईफोन में भी इस्तेमाल होती है। तो अगर आप में से किसी ने एप्पल आईफोन यूज़ किया तो आपने ये नोट किया होगा कि इनका जो टच है वो बहुत अच्छा होता है, आम मोबाइल फ़ोन की निस्बत जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी, इनका जो टच कंट्रोलर, इसकी जो वर्किंग है वो बहुत अच्छी होती है। तो मोस्टली जो अच्छी क्वालिटी के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं आजकल जो आ रहे हैं, जो
टैबलेट्स वगैरह उसमें जो है इसको कैपेसिटिव टच स्क्रीन को जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा एक होता है कि सरफेस एक्यूस्टिक, हम उसको कहते हैं सरफेस एक्यूस्टिक साउंड वेव। ये कुछ एटीएम्स में जो है वो यूज़ होते थे, कियोस्क जो है उसमें जो है वो इसको जो है यूज़ किया जाता था। इसमें इस तरह से होता है कि ट्रांसड्यूसर हम ऐसी एक डिवाइस को कहते हैं जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करते हैं टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसकी बहुत सारी जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसड्यूसर है ये करते हैं कि साउंड को जो है करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसमें होता है कि ट्रांसड्यूसर या ये जो सेंसर्स हैं ये लगे होते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लगे होंगे, वर्टिकल एक्सिस पे लगे होंगे। तो इनमें से जो है वो साउंड वेव्स जो इनको हम कहते हैं अल्ट्रा, एक तो अल्ट्रासोनिक होती है, इसके अलावा जो है कि इंफ्रासोनिक होती है। यानी कि ऐसी ऐसी साउंड इसको हम जो है वो नहीं सुन सकते। तो इससे जो हमारी ऑडिबल रेंज है उससे कम होती है। तो हम उससे क्या करते हैं कि एक यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इसके 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 बिल्कुल एजिस पे जो है वो लगे हुए होंगे। तो यहाँ से साउंड वेव निकलेंगे और दूसरी तरफ जो है वो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसी तरह हॉरिजेंटली भी होगा, ये वर्टिकली इस तरह से, हॉरिजेंटली भी इस तरह से होगा कि यहाँ से साउंड वेव्स निकलेंगे दूसरी तरफ रिसीवर तक जो है वो जाएंगे। तो अब हम कहीं पे भी अगर अपनी फिंगर रखते हैं तो वहां पे क्या होगा, ये रुकावट आ जाएगी। वहां पे जो उसके ऑपोजिट एंड पे जो रिसीवर होगा वहां पे वो साउंड वेव नहीं पहुंचेगी। तो उसको जो है वो हम कंसिडर करेंगे एज अ टच इवेंट। तो इसको 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 जो है वो यूज करते हैं। और ये मोस्टली जो है जो टच स्क्रीन एटीएम्स में जो कमर्शियल जहाँ पे बहुत ज्यादा जिनका यूज है वहां पे इसको जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हमने डिस्कस करना है, विच इज दी gesture recognition. In computer users perspective, gesture is a way of interacting with the computer in a natural way. Commonly, hand and face gestures are used. The identification and recognition of posture, gait, proxemics, human behavior also subject to gesture recognition technique. The gesture recognition can be seen as a way of for computer to begin to understand human body language. And gesture recognition enables human to communicate with the machine and interact naturally without any mechanical devices. Using the concept of gesture recognition, it is possible to point a finger at the computer screen so that the cursor will move accordingly. This could potentially make the conventional input devices such as mouse, keyboards, and even touch screens redundant. अच्छा, ये जो है ये बहुत आप ये कह लें कि नई एक टेक्नोलॉजी है। ये ऑलरेडी आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन है उसमें भी इस तरह से होते हैं। तो मोबाइल फोन में क्या होता है कि अक्सर आप लोगों ने जो है मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज नहीं है कि जो आपने यूज नहीं किया हो। आपने पिंच को यूज किया होगा। पिंच से आप क्या कर सकते हैं कि किसी कोई इमेज है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम स्मॉल या बड़ा जो है वो कर सकते हैं। तो करते एक्चुअली हम क्या है कि हम अपनी दो फिंगर जो हैं उनको यूज करते हैं और उन फिंगर की मदद से जैसे पिन करने का हम एक जेस्चर जो है वो बनाते हैं ओवर द मोबाइल फोन। तो उससे क्या होता है कि कोई इमेज छोटा हो सकता है, या अगर हम अपनी उंगलियों को इस तरह से पिंच से हम एक्सपैंड करना शुरू करेंगे तो वो इमेज जो है वो बढ़ाना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली द जेस्चर है। तो इसके अलावा और भी जेस्चर हैं जिसमें सिंगल फिंगर है। जैसे सिंगल फिंगर में तो सिर्फ ये है कि एक फिंगर आप यूज करते हैं और उसे जैसे आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं या पिक्चर्स है उसको आप नेविगेट कर सकते हैं। फिर टू फिंगर जेस्चर हैं, इस तरह से ये भी हम पिंच वाला बताया कि दिस इज टू फिंगर जेस्चर। और इसके अलावा थ्री फिंगर जेस्चर भी वो भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इनका बेनिफिट क्या है कि जिस तरह से हम जो है वो टिपिकली जिस तरह से हम जो चीजें हम नेचुरली हम जिस तरह से हम उनको करते हैं तो उसी तरह से हम कंप्यूटर को भी इनपुट जो है वो दे सकते हैं। और उसमें फिर ज्यादा उसका फायदा ये है कि हमें किसी और डिवाइस की भी जरूरत नहीं है, कि माउस कीबोर्ड वगैरह की भी जरूरत नहीं है। उसके बगैर ही जो है वो हम काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसके यूज हैं। साइन लैंग्वेज एक्विजिशन हो सकती है फॉर सोशली असिस्टिव रोबोटिक्स, डायरेक्शनल इंडिकेशन थ्रू पॉइंटिंग, कंट्रोल थ्रू फेशियल जेस्चर्स। ऐसे लोग हैं जो किसी वजह से जो है वो अपने हाथ वगैरह यूज नहीं कर सकते तो अपने फेस के जरिए जो है वो इनपुट जो है वो दे सकते हैं।
अल्टरनेटिव कंप्यूटर इंटरफेस, इमर्सिव गेम टेक्नोलॉजी। इमर्सिव गेम में क्या होता है कि आप जो है ना वो बिल्कुल एक एनवायरनमेंट में खड़े होते हैं और आपके चारों तरफ जो है सेंसर्स लगे होते हैं। तो आप अपने हाथ के जरिए, अपने हाथ या पाँव के मूवमेंट से जो है वो जो है वो गेम प्ले कर सकते हैं। वर्चुअल कंट्रोलर्स हैं, अफेक्टिंग कंप्यूटर रिकॉग्निशन ऑफ इमोशनल जेस्चर। अच्छा, इसका इसका क्या फायदा है? दिस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप फर्ज करें कि आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं, और आप अपने आपको प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा और आपको चैनल चेंज करना चाहते हैं। तो आप जस्ट अपने मतलब फेशियल एक्सप्रेशन आपके जो है वो जो सिस्टम है वो रीड करेगा और वो चैनल चेंज कर देगा। तो जब तक आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक जो है वो फिर वो चैनल्स को जो है वो चेंज करता रहेगा। तो दिस इज अपकमिंग। बहुत सारे जो हमारे ये जो डिस्प्लेज हैं, अगर आप अगर आप थोड़ा सा देखें एलजी के या सैमसंग के जो है इनके एलईडीज या जो एलसीडीज हैं जो कि घरों में इस्तेमाल होती हैं, उसमें ऑलरेडी ये जेस्चर टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट हो हुई हुई है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कैमरा लगा होता है सामने, तो आप अपने हाथ के जरिए जो है वो उसको उसको कमांड जो है वो दे सकते हैं। आपको रिमोट कंट्रोल की जरूरत जो है उसमें नहीं है। तो जैसे अपने हाथ के से इशारे से आप कुछ चैनल बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं या उसको नेविगेट कर सकते हैं। तो वो सारे काम आप उसके जरिए जो है वो कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें इसमें क्या है कि इसमें जो चीज़ें इस टेक्नोलॉजी में यूज होती हैं, ट्रैकिंग पर्सन मूवमेंट एंड डिटर्मिनिंग व्हाट गेस्चर दे मे बी डिटर्मिन्ड बाय फॉलोइंग डिवाइसेस। वाइड ग्लव्स है, डेप्थ अवेयर कैमरा है, स्टीरियो कैमरा है, कंट्रोलर बेस कंट्रोलर इनपुट है, सिंगल कैमरा है। तो इसकी अगर आप एग्जांपल देखें, तो ये भी जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, दिस इज लॉन्ग टैप। ये आमतौर पर राइट क्लिक की इक्विवेलेंट होती है। फिर इसी तरह से डबल टैप है या पिंच, जिस तरह से आप कह सकते हैं। ये देखिए, आप उसको जो है, ये अगर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर आपने इस तरह से किया है और फिर आपने उसको इस यहाँ से इस स्टेट में लाए हैं कि ब्रॉड से आप उसको फिंगर्स को ब्रॉड रख के फिर आप क्लोज लाए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उसको रीसाइज करना है, छोटे साइज में करना है। और अगर यहाँ से इधर से लेकर गए हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपने उसको एक्सपेंड करना है। इस तरह से आप रोटेट कर दे सकते हैं, टू फिंगर्स के जरिए जो है रोटेट जेस्चर जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें टू फिंगर, थ्री फिंगर जेस्चर जो है वो डिफरेंट है, और उनके डिफरेंट पर्पजेज के लिए उनको जो है वो उनको आप यूज कर सकते हैं। ये एक पैटर्न था जो एप्पल ने अपने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसमें ये था कि बिल्कुल भी आपको किसी इनपुट डिवाइस की जरूरत नहीं है। आप जो है ना वो सिर्फ अपने हैंड की मूवमेंट से जो है वो कंप्यूटर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये देखें कि यहाँ पे उसने एक फिंगर हाथ का जेस्चर बनाया हुआ है यहाँ पे फिंगर का, जस्ट लाइक कि आप किसी चीज को जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो ये वो काम आप जो है वो कर सकते हैं इसमें।